वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडेंट पंथी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज पॉलिटी का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। भारतीय संविधान सभा वो संविधान सभा है जिसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है कि भारत का जो संविधान बना है वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया है। इसकी जो कहानी है उसके बारे में हम इस क्लास में बात करेंगे। ये पॉलिटी का तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 और क्लास लिया जा चुका है, वो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो ये जो हमारा संविधान बना है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना है, उसकी जो ऐतिहासिक यात्रा रहा है, किस प्रकार से हमारा संविधान का निर्माण हुआ, उसके बारे में आज के क्लास में हम बात करते हैं। संविधान सभा के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको आंसर मारना है मानवेंद्र नाथ राय। इन्हीं के द्वारा, इनका शॉर्ट फॉर्म है MN रॉय, इन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार संविधान सभा का जो बनाने का विचार आया था वो इन्हीं के मन में आया था। ये कब आया था? 1934 में। इन्होंने अपना विचार 1934 में रखा था। उसके अगले साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी संविधान सभा के गठन की औपचारिक मांग को रखी थी। इसके 5 साल बाद क्या होता है? 1940 में अगस्त ऑफर लाया जाता है, अगस्त प्रस्ताव। ये कब लाया जाता है? इसका डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को क्वेश्चन आ जाता है कि अगस्त ऑफर जो है सो कब लाया गया था। तो 8 अगस्त 1940 में। एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता है कि 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त ऑफर लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय के बारे में अगर पूछे, वायसराय, तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये भारत के वायसराय थे उस समय में। इनके द्वारा जो है सो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और ब्रिटिश सरकार ने इसी अगस्त प्रस्ताव के द्वारा जो है सो इस मांग की पहली बार औपचारिक स्वीकृति दे दी थी कि हाँ, भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे एक और कहानी आता है। ब्रिटिश सरकार यहाँ तो मान ली, लेकिन इससे पहले एक बात आता है। 1927-28 की हम बात कर रहे हैं। 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत आता है। इस दौरान साइमन कमीशन का विरोध होता है भारत में। क्यों विरोध होता है? तो साइमन कमीशन का जो भी 7 सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ये सभी ब्रिटिश थे, एक भी इसमें इंडियन नहीं था। तो ये 7 सदस्य जब थे तो इसमें भारतीयों ने विरोध कर दिया कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, इसलिए इस साइमन कमीशन को जो है सो काला झंडा दिखाया गया। इस दौरान आपको याद होगा कि लाला लाजपत राय को पुलिस की जो लाठी लगती है उसके वजह से बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी समय में राज्य सचिव थे, राज्य सचिव वारकेन हड, ये नाम याद रखिएगा। इस समय में भारत के राज्य सचिव थे वारकेन हड। इन्होंने भारत को चुनौती दे दी, भारतीयों को, सभी लोग, नेताओं को जो है सो चुनौती दे दी कि आप एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जो कि भारत के सभी लोगों, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय को मान्य हो, यानी कि सभी लोग उस संविधान को जो है सो मान्यता दे दें। ऐसा एक संविधान बनाओ। ऐसा चुनौती इन्होंने, वारकेन हड ने, सभी इंडियंस को दे दिया था, सभी भारतीय नेता जो उस समय में थे उन्हें। जब ये चुनौती दिया गया, सीधा बोला कि अगर आप में पावर है तो अपना संविधान बना के हमें दिखाओ। तो इस चुनौती को उस समय में आपको याद होगा कि मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। और इसी समय में एक आता है 1928 में, 1928 में आता है नेहरू रिपोर्ट।
और ये जो नेहरू रिपोर्ट था, इसमें आप कह सकते हैं कि भारत में संविधान सभा या संविधान निर्माण का जो है सो शुरुआती चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाता है। इसने इस ऑफर को, यानी कि ये जो चुनौती दिया था, उससे स्वीकार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में कुछ भारतीय संविधान जो बनाना था उसके बारे में कुछ चीज़ें था। तो इस प्रकार से बाद में यही ब्रिटिश सरकार थी जो भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने की बात जो है सो स्वीकार कर ली थी। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या होता है। जब ये स्वीकार करता है कि हाँ भारतीय जो है सो अपना संविधान बनाएंगे, और ये क्यों स्वीकार किया था, तो इसमें भी एक लॉजिक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्यों स्वीकार किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। और अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 1940 में, अगले साल। तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, वो चाह रहे थे कि सभी भारतीय जो है सो इस युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करें, यानी कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़े। तो इसलिए उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया था। लेकिन भारतीय ने इस चीज़ का जो है सो विरोध कर दिया। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग जो था उसने भी विरोध किया था कि हम इस अगस्त ऑफर को नहीं मानेंगे, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे और हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। मुस्लिम लीग ने भी कहा कि मुझे अब एक अलग देश, मुझे विभाजन चाहिए, मुझे एक अलग पाकिस्तान देश चाहिए। तो इस तरह से विरोध हो गया था और जो अगस्त प्रस्ताव है उसे ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। उसके बाद एक और चीज़ आता है कैबिनेट मिशन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी जो योजना था कैबिनेट मिशन योजना, ये किस तरह से आया था और इसी के आधार पर भारतीय संविधान सभा का जो है सो निर्माण होता है। देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का आधिकारिक गठन हुआ है। कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि कैबिनेट मिशन कब आया था और क्यों आया था, किसके द्वारा इसे लाया गया था। क्वेश्चन पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो सिंपल सा याद रख लेना है, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। ये देख लीजिए कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका गठन कैसे किया गया था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य हम देख लेते हैं और गठन। इसमें क्या था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय में क्लाइमेट एटली। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि कैबिनेट मिशन के गठन के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लाइमेट एटली थे। या स्वतंत्रता के समय अगर पूछा जाए, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही क्लाइमेट एटली थे। ठीक है। इन्होंने मार्च 1946 में, अगर आपको डेट भी याद रखना है तो 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय एक दल भेजा था जिसका नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जिसमें प्रमुख कौन कौन थे उसे देख लीजिए। क्वेश्चन कर देता है, ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कौन से सदस्य जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो ये चीज़ें आपको जरूर याद रखना है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष थे वो थे पैंथिक लॉरेंस। ये इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के, पैंथिक लॉरेंस जो थे ये अध्यक्ष थे। उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, ये सदस्य थे और एक सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में बोला जाता है कि ये भारत के राज्य सचिव थे, राज्य सचिव, ये भी सदस्य बनाए गए थे। और एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के प्रमुख थे, नौसेना प्रमुख। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप पैंथिक लॉरेंस यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से सदस्य जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, 3 ऑप्शन ये रह जाएगा और चौथा ऑप्शन जो भी रहे उसे आप आंसर कर लीजिएगा। इसका क्या लक्ष्य था? मुख्य लक्ष्य क्या था कि भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त करना। इसका एक ही उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का कि भारत में सत्ता हस्तांतरण हम कर देंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार जो है सो भारत को आज़ादी दे देगी, सत्ता का हस्तांतरण कर देगी और एक संविधान सभा का जो है सो निर्माण करवाएगी। मुख्य निर्णय क्या हुआ, इसमें क्या क्या प्रस्ताव पारित किया गया? तो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत कर दी। मुस्लिम लीग जो है सो बार बार पाकिस्तान की मांग कर रहा था। इस कैबिनेट मिशन में भी इस मांग को उन्होंने खारिज कर दिया। मिशन ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया।
दूसरा चीज था कि मिशन ने एक एकीकृत संघीय भारत की रूपरेखा का प्रस्ताव दिया, यानी कि पाकिस्तान नहीं बनाने, विभाजन नहीं करने की ये बात इसमें किया गया, नए पाकिस्तान बनाए जाने को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, भारत के नए संविधान को लिखने के लिए एक संविधान सभा का सुझाव दिया। ये जो विरोध था मुस्लिम लीग का, कैबिनेट मिशन का विरोध होता है, उसके बाद ये मिशन जो है वापस चला जाता है 29 जून 1946। इस डेट को जो है ये कैबिनेट मिशन वापस चला जाता है, विरोध होने लगता है मुस्लिम लीग का, लेकिन इसने एक संविधान सभा का जो है सो गठन करने, उसके चुनाव करने की रणनीति जो है सो बना के गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन के आधार पे एक चुनाव होता है जिसमें संविधान सभा बनाना था। अब ऐसा भी नहीं था कि डायरेक्ट उसमें जो है सो संविधान सभा बनाने जाने का जो लोग उसमें शामिल होने थे, प्रतिनिधि जो शामिल होने थे, ऐसा भी नहीं था कि जो मन वो शामिल हो जाए। उसके लिए भी एक चुनाव किया गया था, क्योंकि देखना था कि सभी जो धर्म है, सभी जाति जो है, सभी संप्रदाय, सभी लोग इसमें शामिल हो, सभी के प्रतिनिधि शामिल हो। इसलिए पहले चुनाव करवाया गया कि भारत का जो संविधान बने वो सबके लिए मान्य हो। तो जब तभी मान्य होगा जब सभी का प्रतिनिधि जो है उस संविधान सभा में बैठेंगे और अपना विचार रखेंगे। तो इसके लिए जो है सो एक चुनाव होता है, और ये चुनाव होता है 1946 में। कब होता है चुनाव? 1946 में चुनाव होता है। किस चीज का चुनाव होता है? तो संविधान सभा में प्रतिनिधि के लिए, संविधान सभा के प्रतिनिधि का, कि वहां पे कौन कौन बैठेंगे। ठीक है, इसका चुनाव होता है। इसमें क्या किया गया था कि कुल निश्चित सदस्य जो थे वो 389 रखे गए थे। टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य निश्चित की गई थी, जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, काउंट करते रहिएगा। उसके बाद 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि। तो टोटल आप देखेंगे तो ये हो जाता है 292 प्लस 93 और प्लस ये 4, इसे आप जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाता है 389। तो इस तरह से जो है सो संविधान सभा के प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जब पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय कुल कितने देसी रियासत कुल कितने देसी रियासत था, तो इसका आंसर हो जाएगा 565। ये संख्या ध्यान रखिएगा, 565 टोटल जो है सो देसी रियासत थे। इसमें से मात्र 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि जो है इसमें भाग ले रहे थे। और अगर पूछा जाए तो ये जो 565 देसी रियासत था स्वतंत्रता के समय, इसमें से 552 भारत में मिले और 13 पाकिस्तान में जाके मिल गए। ठीक है, तो ये चीजें था। इसमें टोटल 389 निश्चित सदस्य किया गया था संविधान सभा के प्रतिनिधि के रूप में। और ये किस प्रकार से किया गया था? ऐसा भी नहीं था कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरह से, यानी कि विदाउट संख्या के आधार पे कर दिया गया था, ऐसा नहीं था। इसके लिए भी प्रतिनिधित्व का जो आधार था वो कहा गया था कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन। जिस तरह से अभी लोकसभा या राज्यसभा का जो आवंटन होता है सीटों का, उसी प्रकार से उस समय में भी प्रतिनिधि का जो आधार बना था वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में जो प्रतिनिधि बनाए गए थे वो कितने संख्या, यानी कि कितने आबादी पर एक सीट निर्धारित किया गया था, तो ये था 10 लाख। प्रांतों का प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख समुदाय, पहला माना गया था मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा साधारण। इन तीनों के जो है सो जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर दिया गया था। अब इसमें एक चीज आता है, ये जो देसी रियासत था इसमें से एक हैदराबाद ऐसा रियासत था जो कि जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखने लेना है
कि जब 389 सीटें निश्चित की गई थी संविधान सभा के लिए, तो उसमें से 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि आए थे और हैदराबाद एकमात्र ऐसे रियासत थी जिसके संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। ये हैदराबाद बहुत विरोध कर रहा था उस समय में। आप लोग को याद होगा कि इसे ऑपरेशन पोलो नामक एक ऑपरेशन चला करके भारत में मिला लिया गया था 1948 में। चलिए अब देख लेते हैं कि ये प्रथम चुनाव, अब तो प्रतिनिधि निश्चित हो गए, अब देखना है कि प्रथम चुनाव का परिणाम क्या हुआ। उसके बाद चुनाव होता है और ये चुनाव होता है जुलाई 1946 में। चुनाव केवल ब्रिटिश प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही होता है। अब आप देखेंगे कि जो देशी रियासत था 93, उसका चुनाव नहीं होता है। बाकी जो 296 हम अभी बता रहे थे, 296 कहाँ से आया वो देख लीजिए। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि। 296 इन सभी के लिए चुनाव होता है, देशी रियासत के लिए चुनाव इसमें नहीं होता है। तो इसमें से देखेंगे कि 296 में से कौन कौन दल को कितना सीट मिलता है और कौन कौन दल के कितने प्रतिनिधि भारतीय संविधान सभा में पहुंचते हैं। तो 296 में से आप देखेंगे कि 208 जो है सो कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुंचते हैं, मुस्लिम लीग के 73 प्रतिनिधि और अन्य दल के यानी कि स्वतंत्र दलों के 15। आप इसे काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 296। इस प्रकार 296 प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। अगर सांप्रदायिक विभाजन की बात किया जाए तो सामान्य श्रेणी, अभी हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के श्रेणियों में बांटा गया था, सामान्य, सिख और मुसलमान। तो इन तीनों कैटेगरी में आप देखेंगे कि सामान्य 212 सीट ये जीतता है, यानी कि 212, कहीं कहीं 212 रहता है, कहीं 213, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो इसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल होते हैं। 4 ये तो फिक्स है, सिख का 4 प्रतिनिधि शामिल होते हैं और मुसलमान के 79, कहीं कहीं इसे 80 भी लिखा गया है कहीं बुक में, ठीक है। मान्य सर्वमान्य जो है सो 80 है और इसमें जो है सो 212 ज़्यादा सर्वमान्य है। तो अगर इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो मुसलमान के टोटल 80 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और सामान्य में 212। खैर इस तरह का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। आगे आप देख लेते हैं कि ये जो सामान्य और मुस्लिम और सिख थे उसमें भी अलग अलग जाति के कौन कौन से कितनी संख्या थी उसके बारे में देख लीजिए। सामान्य वाला में अभी हम बात कर रहे थे 212, चूंकि मुसलमान 80 था। इसमें आप देखेंगे कि हिंदू टोटल 163 सदस्य यानी कि प्रतिनिधि चुने गए थे हिंदू के, एससी के 31, भारतीय ईसाई के 6, एसटी के 6, सिख 4 तो फिक्स ही हैं, पारसी 3 और एंग्लो इंडियन 3। इस तरह से जो है सो भारतीय संविधान सभा में अन्य अन्य जातियों के भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कुल सदस्य की संख्या अभी भी 296 था। अब ये जब चुन के प्रतिनिधियों का चुनाव हो गया, उसके बाद सभी प्रतिनिधियों का एक बैठक होता है और ये पहली बैठक जो होता है, शुरुआती बैठक की जो हम बात कर रहे हैं, ये शुरुआती बैठक होता है 9 दिसंबर 1946। ये याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो ये डेट जरूर याद रखिए, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन ही यही पूछता है और डेट के साथ पूछता है। तो पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर को पहली बार संविधान सभा का बैठक होता है और ये कहाँ पे बैठक होता है, तो नई दिल्ली स्थित है काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन, यहीं पे जो है सो बैठक होता है। इस बैठक में 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, इसमें अध्यक्ष चुनना रहता है, ठीक है, और इस अध्यक्ष चुनने के लिए सभी जाति धर्म या संप्रदाय के लोगों में विवाद न हो और ऐसे भी किसी को भी अध्यक्ष न बनाया दिया जाए, इसलिए फ्रांस की एक नीति है या फ्रांस का जो एक प्रणाली है उसको लिया गया इसमें कि जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं उन्हें ही अध्यक्ष बना दिया जाए। तत्कालिक गतिरोध ना हो, विरोध ना हो कि आप हमारे प्रतिनिधि को क्यों नहीं अध्यक्ष बनाए, इसलिए जो है सो सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी कहने का मतलब कुछ दिन के लिए ही अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और ये जो है किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको आंसर मार देना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये कितने दिन तक रहे, मात्र 2 दिन। उसके बाद अच्छा, इस बैठक में क्या होता है, मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार किया जाता है और पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग कर दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि बार बार मुस्लिम लीग जो है चाह रहा है कि भारत का विभाजन हो और उसे एक नए देश यानी कि पाकिस्तान मिले।
तो मुस्लिम लीग ने ये प्रथम जो बैठक होता है उसका भी विरोध कर देता है। खैर उसके बाद अगले 2 दिन यानी कि 9 के बाद 11 दिसंबर इसका भी बैठक कहाँ पे होता है? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन में भी ये बैठक होता है। ये दूसरा बैठक था। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होता है ये दूसरा बैठक था और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रकार से जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एक तो पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर अस्थायी की बात किया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए आप लोग जरूर इसे याद रखें। उसके 2 दिन बाद और क्या होता है ये देख लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोला जाता है। ये प्रस्ताव किनके द्वारा लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्वेश्चन आ जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा लाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और इन्होंने ही ये पेश किए थे उद्देश्य प्रस्ताव, जिससे संविधान की कार्यवाही प्रारंभ हुई। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जब लाया गया था, इस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही भारतीय संविधान का जो कार्यवाही है वो प्रारंभ हो जाती है और 22 जनवरी 1947 को इसकी स्वीकृति मिल जाती है। किसकी? उद्देश्य प्रस्ताव की। आगे देखिए, सभा का नेतृत्व और संचालन ढांचा। अब आपको ध्यान होगा कि 11 दिसंबर 1946 दूसरा जो बैठक होता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। इस समय में सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का भी संकल्प लिया। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया था, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो 2। कौन कौन थे, तो पहला एच.सी. मुखर्जी जो कि 25 जनवरी 1947 को चुने गए थे। ये एच.सी. मुखर्जी का जो मतलब उपाध्यक्ष जो बने थे वो 25 जनवरी 1947 को, और वी.टी. कृष्णामाचारी ये जो है 16 जुलाई 1947 को उपाध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो एच.बी.आर. अयंगर। ये चारों नाम जरूर याद रखिए जो भी नाम हम बता रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, इनका निर्वाचन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी जिनका चुनाव हुआ था 25 जनवरी 1947 को, ये उपाध्यक्ष बने थे, और वी.टी. कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को ये उपाध्यक्ष बने थे, और एच.बी.आर. अयंगर ये संविधान सभा के सचिव थे। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, देश विभाजन और सभा का पुनर्गठन। अब क्या होता है, इस दौरान देश का भी विभाजन हो जाता है और संविधान जब देश का विभाजन होता है उसके बाद फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन होता है। आपको याद होना चाहिए कि 3 जून 1947 की जो योजना थी देश का बंटवारा का तय होना नियत, 3 जून 1947 की योजना के तहत ही भारत देश का जो है सो बंटवारा हो जाता है, जिसमें 235 प्रांत प्लस 89 देसी राज्य बचते हैं और इनका जो है सो चुनाव होता है इस प्रकार 324। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मूल संरचना कितना था, 389। जब भारत का बंटवारा हो जाता है यानी कि तय हो जाता है 3 जून 1947 को कि अब 2 देश बनेंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, तब जो है सो 235 प्रांत और 89 देसी राज्य बचते हैं और 324 सदस्यों का फिर से चुनाव होता है। अंतिम पुनर्गठन की जो बात करते हैं वो है 31 दिसंबर 1947। इसमें प्रांतीय सदस्य 229 और देसी रियासत के सदस्य 70। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की भी घोषणा कर दी थी। यानी कि ये जो बंटवारा जब तय हो गया उसके बाद 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए भी एक अलग संविधान सभा की गठन का जो है सो स्थापना करने की घोषणा कर दी और कहा गया कि पाकिस्तान एक नया देश बनेगा, उसका अलग संविधान होगा। इसके बाद फिर से हमारा जो संविधान सभा था उसे फिर से पुनर्गठन किया गया। 2 बार ये गठन होता है। एक बार तो जब विभाजन होता है उस समय में तत्कालिक गठन किया जाता है जिसमें 299 कुल सदस्य थे, प्रांतीय सदस्य 229 और देसी रियासत 70। लेकिन विभाजन के बाद ये पहला गठन था 31 अक्टूबर 1947 को। लेकिन अभी हम जस्ट बता रहे थे
दो डेट याद रखिए, दो गठन होता है। विभाजन के बाद कितने गठन होते हैं? संविधान सभा का पुनर्गठन दो बार होता है। पहली बार तो 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन होता है संविधान सभा का, पहली बार 31 अक्टूबर 1947 को, और दूसरी बार होता है 31 दिसंबर 1947 को। और ये जो बाद में 31 दिसंबर 1947 को इसका गठन होता है, इसे ही अंतिम पुनर्गठन माना जाता है। और अंतिम पुनर्गठन के बारे में ही हम अभी बात कर रहे थे। इसमें भी यही सीट था, फिक्स था। जो विभाजन के बाद जो गठन किया गया था, जिसमें प्रांतीय सदस्य 229 और देशी रियासत 70 था, 299 सदस्य ही अंतिम पुनर्गठन जब किया गया था 31 दिसंबर 1947 को, तो भी इतना ही प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। अब कुछ चीज़ यहाँ पे और आता है कि रियासतों का एकीकरण ये किया गया था 5 जुलाई 1947, और जितने भी देशी रियासत थे, आपको अभी हम जस्ट बता रहे थे कि 565 में से जो है सो 552 भारत में मिल गए थे, और शेष जो 13 बचे थे, 13 वो पाकिस्तान में। तो ये जो ये सभी देशी रियासत था, इसका एकीकरण करके भारत में मिलाने का कार्य सौंपा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने ही जितने भी देशी रियासत इधर उधर मतलब भाग रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाके मिलेंगे, इसको जो है सो एक सूत्र में यानी कि इकट्ठा करने का जो कार्य सौंपा गया था, उनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके लिए एक देशी रियासती विभाग का गठन किया गया था, और इन्होंने ही ये जो है सो काम किया था। इनके वजह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वजह से ही हमारे देश में जो है सो टोटल 552 देशी रियासत शामिल हो जाता है, मात्र 13 जो है सो पाकिस्तान में जाके शामिल होता है। इनके लिए यहाँ पे जो है सो इनका जो काम है वो उल्लेखनीय रहा है। आप लोग को ध्यान होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी बोला जाता है, लौह पुरुष, आयरन मैन की उपाधि इन्हें दिया गया है। एक और इनको उपाधि मिला हुआ है, वो है सरदार। सरदार की जो उपाधि है वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था इनको सरदार, इसलिए इनका नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा था। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का आयरन मैन। ये जो देशी रियासती विभाग था, इसका सचिव बीपी मेनन था, ये भी नाम याद रखिएगा। हम संविधान सभा के बारे में ज़्यादातर देखेंगे कि कुछ डेट है और व्यक्ति, इन दो चीज़ का आपको जो है सो ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो जो भी हमारे नेता थे वो, और दूसरा जो डेट, ये दो चीज़ें आपको भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें आपको ध्यान रखना है। अब आता है जो संविधान सभा निर्माण होता है, उसके लिए कई समितियां बनी थी, अलग अलग समितियों का अलग अलग कार्य था। तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा समिति किनके अंडर में था और क्या उनका वर्क था। तो ये जो समिति गठित की गई थी, वो गठित की गई थी 22 जनवरी 1947 को। क्या गठित हुई थी? समितियां, समितियों का गठन हुआ था। चलिए मुख्य जो समितियां थी उसके बारे में बात कर लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये दोनों के ये अध्यक्ष थे, यानी कि इनके अंडर में ये दोनों समिति थी। दूसरे व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार के हैं, इनके पास जो है सो टोटल 3 समितियां था। पहला था संचालन समिति, दूसरा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, और तीसरा एक और समिति था, वो समिति का नाम था नियम एवं प्रक्रिया, नियम एवं प्रक्रिया समिति। ये तीनों समिति जो था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में था। उसके बाद बात कर लेते हैं, अभी हम जस्ट बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सबसे पहले तो इनके पास प्रांतीय संविधान समिति थी। उसके बाद मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति भी इन्हीं के पास था, ठीक है। और देशी रियासत का जो मिलाने का कार्य भी है इन्होंने ही किया था, तो इनको याद रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के ये अध्यक्ष थे, इनके अंडर में था। उसके बाद कुछ उप समितियां भी बनी थी, जैसे कि मौलिक अधिकार, जेबी कृपलानी। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा जब भी आपको पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की जो समिति, अगर समिति की बात किया जाए किनके अंडर में था, तो आंसर करना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जब उप समिति हो कि मौलिक अधिकार की उप समिति किनके अंडर में था, तब मारिएगा आंसर जेबी कृपलानी। उसके बाद यहीं पे एक और आता है अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, समिति किनके अंडर में था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में।
लेकिन जब अल्पसंख्यक उप समिति की बात किया जाए तो इसका आंसर होगा SC मुखर्जी। तो इस प्रकार से जो है सो जो भी समितियां थी ये मुख्य समितियां थी, इसके अलावा भी छोटा मोटा कुछ समितियां था, लेकिन मुख्य समिति यही सब थे। अब देखिए, अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है भारतीय संविधान के निर्माण का। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आपको याद होगा कि प्रारूप समिति बनाई गई थी, द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। गठन इसका कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके। इस सर बेनेगल रण सिंह राव जो थे, BN राव, ये वो व्यक्ति थे जो विश्व के जितने भी संविधान थे उन्हें पढ़ करके एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति यानी कि द ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे और इसमें कितने सदस्य थे। तो सदस्य की जो संख्या था इसमें टोटल सदस्य, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल में से हुआ था, बाद में इनका निर्वाचन बम्बई से होता है जब भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद। उससे पहले इनका जो है सो निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और इसमें टोटल सदस्य की संख्या था 7। अब ये देख लेते हैं कि ये 7 सदस्य कौन कौन थे। तो पहला सदस्य तो ये थे भीमराव अंबेडकर, उसके बाद अगला सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, अगला सदस्य थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा सदस्य कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। ये सब नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, तो आपको ये आंसर याद रखना होगा। अगला व्यक्ति जो इसमें शामिल थे वो सैयद मोहम्मद शादुल्ला, उसके बाद N माधव राव, इनका चुनाव हुआ था BL मित्र के स्थान पे इनका चुनाव हो गया था। उसके बाद अगले जो सदस्य थे वो थे DP खेतान। 1948 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है DP खेतान की, तो उसके बाद TT कृष्णामाचारी जो है सो इसके सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का ही कार्य था कि जो भी विश्व के जितने संविधान हैं उनका अध्ययन करके और उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो तैयार करना। BR अम्बेडकर के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि ये मुख्य वास्तुकार हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारतीय संविधान के जनक भी BR अम्बेडकर साहब को बोला जाता है। इनके बारे में अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि संविधान सभा में पहली बार इनका निर्वाचन बंगाल से हुआ था। पहली बार इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। लेकिन जब देश का बंटवारा हो जाता है उसके बाद निर्वाचन इनका होता है बम्बई से। तो 2 बार इनका निर्वाचन होता है। पहली बार ध्यान रखिएगा कि भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। बाद में संविधान सभा में इनका निर्वाचन देश बंटवारे के बाद बम्बई से होता है। ये दूसरी बार इनका निर्वाचन होता है। इनके बारे में एक कथन है, याद रखिएगा, जो अभी बराबर लोगों के मुंह से आप लोग सुनते होंगे। ये कथन इन्होंने दिए थे 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पहले संबोधन के समापन पर। इन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। आप बोलचाल की भाषा में सुन लेते होंगे कि लोगों को जो है सो पैसा दे दो लेकिन उसे बुद्धि मत दो, क्योंकि यही वो शब्द है कि शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना उतना आसान नहीं है। ये 17 दिसंबर याद करने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक होता है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर को क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद 13 दिसंबर को क्या होता है? ये 1947-46 की हम बात कर रहे हैं। 1946, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके 4 दिन बाद 17 दिसंबर को ये उनका संबोधन रहता है, जब संविधान सभा का उस दिन का ये समापन होते रहता है सत्र। तो चलिए अब आगे देखते हैं प्रारूप समिति का कार्य क्या था, समय क्या था, कितना समर्पण इन्होंने किया था। तो कहा जाता है कि प्रारूप तैयार करने में जो टोटल समय लगा था वो लगभग 6 महीना, यानी कि 6 महीने से भी कम लगा था। कितना टाइम लगा था? 6 महीने। इन 6 महीनों में जितने भी विश्व के संविधान थे सभी का अध्ययन कर करके एक जो है सो प्रारूप तैयार कर लिया गया था। और इन 6 महीना में लगभग 141 कुल आयोजित बैठक, यानी कि 141 दिन बैठक हुआ था। अब आप देखेंगे कि 6 महीना से थोड़ा कम ही लगा था, यानी कि 180 दिनों में जो है सो कुल बैठक कितना हुआ था? 141 बैठक हुई थी। तो इस प्रकार से जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था भारतीय संविधान का
उसमें 6 महीने से भी कम लगा था और 141 बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो महिला सदस्य है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। संविधान सभा में कुल कहा जाता है कि 15 महिला सदस्य थी। नाम आप एक बार जरूर याद रख लीजिए और 2-4 बार इसको जो है सो पढ़ते रहिएगा। संविधान सभा की टोटल कितने महिला सदस्य थे? क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में टोटल कितने महिला सदस्य शामिल की गई थी, तो 15। और उसके बाद क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी महिला थी जिसे संविधान सभा में शामिल नहीं किया गया था। तो शामिल करने वाले का याद रख लीजिए, अम्मू स्वामीनाथन, उसके बाद एनी मैस्करीन, तीसरा बेगम एजाज रसूल, चौथा दक्षयानी बेलियादून, पांचवा जी दुर्गा बाई, छठा हंसा मेहता, सातवां कमला चौधरी, आठवां लीला रे, नौवां मालती चौधरी, 10वां पूर्णिमा बनर्जी, 11 रेणुका राय, 12 सरोजनी नायडू, 13 राजकुमारी अमृत कौर, 14 सुचिता कृपलानी, 15 विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो थी वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। राजकुमारी अमृत कौर, ये जो है सो पहली बार जब मंत्रालय बनता है तो पहली ऐसी महिला रहती है जो कि मंत्रालय इन्हें मिलता है। सुचिता कृपलानी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पहली जो है सो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। और सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पहली बार जो है सो ये किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। महिला में हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से पहले 15 महिला सदस्यों की बात कर रहे थे। अब देख लीजिए कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो एसटी के कुल 33 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। अब देखते हैं मंत्रालय में जो बदलाव हुआ था। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे मंत्रालय के बारे में। संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो 2 बार मंत्रालय बना था। पहला मंत्रालय 1946 में बना था जिसे अंतरिम मंत्रालय कहा गया था। बाद में स्वतंत्र भारत में एक 1947 में मंत्रालय बना था। याद रखिएगा ये वो मंत्रालय नहीं है जब भारत में पहली बार आम चुनाव होता है। पहली बार आम चुनाव जो है सो 1951-52 में होता है, वो मंत्रालय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसी दौरान बिना चुनाव के जो मंत्रालय बने थे उसकी बात कर रहे हैं, आम चुनाव से पहले वाला। तो देख लेते हैं विभाग, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल। अंतरिम जो सरकार, इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिम सरकार जो मंत्रालय जो 1946 में बनी थी उसमें विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल किन के अंडर में था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर में था। लेकिन जब भारत का स्वतंत्र हो जाता है उस समय में भी ये मंत्रालय इन्हीं के पास था। एक साथ हम बताए हुए हैं, आप लोग को याद करने में सहूलियत होगी। दूसरा है गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, ये वल्लभ भाई पटेल के पास था और बाद में स्वतंत्रता के बाद भी इन्हीं के पास रहा। उसके बाद आता है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय भी जो है सो सरदार बलदेव सिंह के पास अंतरिम मंत्रालय था और स्वतंत्र भारत में भी सरदार बलदेव सिंह के ही पास। चौथा है उद्योग तथा आपूर्ति, ये डॉक्टर जॉन मथाई के पास था। लेकिन जब स्वतंत्र भारत का मंत्रालय बनता है तो ये मंत्रालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास चला जाता है। आगे है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय जो है सो सी राजगोपालाचारी के पास था, लेकिन स्वतंत्र भारत में मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। ये आंसर जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है छठा खाद्य एवं कृषि, ये बराबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है और ये बराबर क्वेश्चन आता है। तो खाद्य एवं कृषि जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में था ये मंत्रालय, स्वतंत्र भारत में भी इन्हीं के अंडर में आ गया था। उसके बाद श्रम मंत्रालय की बात कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय भी डॉक्टर ये जगजीवन राम के पास अंतरिम मंत्रालय और स्वतंत्रता के बाद भी इन्हीं के पास ये मंत्रालय रहा था। चलिए आगे और देख लेते हैं। रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय जो है 1946 में अंतरिम में आसिफ अली के पास था। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो डॉक्टर जॉन मथाई के पास। कार्य एवं खान, ये जो है सो CH भाभा के पास था और स्वतंत्रता के बाद BN गाडगिल के पास। वित्त मंत्रालय, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नीचे वाला जो है ये जो व्यक्ति है ये मुस्लिम लीग के अंतरिम मंत्रालय में, स्वतंत्र भारत में नहीं बल्कि अंतरिम मंत्रालय में। लियाकत अली खां, इन्हें वित्त मंत्रालय मिला था अंतरिम में, जबकि ये मंत्रालय जो है स्वतंत्रता के बाद RK शनमुगम चेट्टी को मिल गया था। उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय जो था IR चुंद्रीगर के पास था, स्वतंत्रता के बाद CH भाभा के पास। संचार मंत्रालय अब्दुल रब नस्तर के पास।
स्वतंत्रता के बाद रफ़ी अहमद किदवई के पास। आप याद कर लीजिएगा, एक बार हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। विधि मंत्रालय, ये क्वेश्चन आता है। विधि मंत्रालय जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि बंगाल एससीएफ के चीफ भी थे, जोगेंद्र नाथ मंडल, लेकिन स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर। यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्हें मुख्य वास्तुकार भी प्रारूप समिति का या फिर संविधान का कहा जाता है, या संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये पहले विधि मंत्री भी थे। उसके बाद आता है स्वास्थ्य मंत्रालय, ये गजानंतर अली खान अंतरिम मंत्रालय मिला था, जबकि स्वतंत्र भारत में राजकुमारी अमृत कौर। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, स्वतंत्र भारत में जो पहला मंत्रालय मिला था महिला को, वो थी राजकुमारी अमृत कौर, और इन्हें मिला था स्वास्थ्य मंत्रालय। चलिए अब देख लेते हैं। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन जो प्रस्ताव लाया गया था, उसके अंतर्गत अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था, उसमें 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग का प्रवेश होता है। और अभी हम जस्ट बात कर रहे थे, ये जो पांचों थे अंतरिम मंत्रालय में मुस्लिम लीग के, ये सभी नेता थे जिनको जो है सो अलग अलग मंत्रालय मिला था। अभी हम जस्ट इनके बारे में बात कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं संविधान का वाचन। मंत्रालय हो गया, सभी को अपना अपना मंत्रालय मिल गया, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, पूरे विश्व का जो है सो जितने भी संविधान है उस पर चर्चा हो गया, विचार विमर्श हो गया, बैठकें हो गई, जो भी ड्राफ्ट तैयार करना था वो हो गया। अब था कि वो जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर विचार विमर्श करना और डिटेल से बात करना कि क्या ये जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में उस पर डिटेल वाचन होता है, बैठक होता है। तो इसमें कुल 3 वाचन होता है। कुल जो वाचन की संख्या है वो 3 वाचन है। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश किया जाता है। ये जो है सो संविधान सभा में प्रारूप समिति जो बनी थी वो ड्राफ्ट पेश कर दिया गया, और ये पेश करने की तिथि थी 21 फरवरी 1948। वाचन शुरू होता है, पहला वाचन शुरू होता है, प्रथम वाचन की बात कर रहे हैं, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। ये मात्र 5 दिनों तक चलता है पहला वाचन, ठीक है। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, यानी कि ये सबसे लंबा और गहन चरण था। लगभग इसमें आप देखेंगे तो लगभग जो है सो 11 मंथ का ये चला था। कितने महीने का? 11 महीने का जो है सो सेकंड वाचन चला था। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा वाचन या सबसे लंबा जो गहन अध्ययन वाला वाचन था वो कौन सा वाचन था, तो ये दूसरा वाचन था। तीसरा वाचन ये कम ही दिनों तक चला था, 15 दिनों तक ही मात्र चला था, और ये अंतिम था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949। और आप लोग को याद होगा कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कर दिया गया। इस ऐतिहासिक क्षण में 284 सदस्य उपस्थित थे जब संविधान पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। दोनों चीज़ें अलग है। पारित हो गया था, पारित कब हुआ है? 26 नवंबर 1949। लागू हुआ है भारत का संविधान। संविधान लागू कब हुआ? संविधान जो लागू हुआ है वो हो गया है 26 जनवरी 1950 को। अब ये 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ? इस दिन क्यों नहीं लागू हुआ? इसके बारे में भी कहा जाता है कि 1930 में 26 जनवरी को ही लाहौर अधिवेशन होता है, और उसमें जो है पहली बार पूर्ण स्वराज की बात किया गया था। इसलिए उस डेट को जो पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की बात थी, इसलिए देखेंगे 26 नवंबर 1949 से अगर 2 महीना आप और जोड़ते हैं तो 26 जनवरी 1950 आता है, और इस दिन जो है सो हमारा संविधान लागू हो जाता है। पारित होने के बाद भी 2 महीना तक हम लोग इसलिए वेट किए क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है सो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। संविधान निर्माण के आंकड़े के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि ये आंकड़ा क्या था। तो इसमें कहा जाता है कि टोटल समय जो है वो लगा है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा है, तो ये 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। उसके बाद पूछा जाएगा कि कितने दिन बहस हुए थे, तो 114 दिनों तक टोटल बहस हुआ था। प्रारूप पर कुल बहस की संख्या 114 दिन। उसके बाद पूछा जाता है, खैर इस तरह का क्वेश्चन इसमें देखिएगा नॉर्मली जो है सो 64 लाख रुपया लिख दिया जाता है, लेकिन इसका जो कुल व्यय था वो था 63,96,729 रुपया। ये संविधान निर्माण करने में जो है सो टोटल खर्च हुआ था। 26 नवंबर 1949 को
जब हमारा संविधान पारित होता है उस समय में 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पारित होता है उस समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर अभी वर्तमान में पूछ दिया जाए कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग जो कि मूल में था उतना ही अभी भी है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद, अभी भी इतने ही अनुच्छेद है। लेकिन मूल संविधान जब पारित हुआ था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में समय समय पर जो है सो 4 और अनुसूचियां जो है सो बढ़ जाती है और वर्तमान में अभी जो है सो 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के लागू होने की दोहरी प्रक्रिया के बारे में अभी हम जस्ट बात कर रहे थे। दोहरी प्रक्रिया में ये था कि पहला जो फेज 1 था तत्काल परिवर्तन, उसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल 15 अनुच्छेद तत्काल लागू कर दिए गए थे। जो भी आवश्यकता अनुसार तत्कालीन आवश्यकता थी उसके अनुसार जो है सो 15 अनुच्छेद तुरंत लागू किए गए थे, जो कि नागरिकता से संबंधित थे, चुनाव से संबंधित और अंतरिम संसद से रिलेटेड। इन सब चीज़ों को जो है सो तुरंत लागू कर दिया गया था। आप अनुच्छेद देख सकते हैं, टोटल 15 अनुच्छेद कौन कौन सा था। वो था अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। ये टोटल 15 अनुच्छेद जो है वो पारित होने के साथ ही तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार लागू कर दिया गया था। लेकिन जब फेज 2 आता है, जब हमारा पूरा संविधान लागू कर दिया जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, तो सभी अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है और इस प्रकार हमारा भारत जो है सो पूर्ण रूप से एक गणतंत्र बन जाता है। तो आप लोग को ध्यान होगा कि हम लोग गणतंत्र दिवस जो है कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा संविधान जो है इसी तारीख को लागू हुआ था। और 26 जनवरी का एक और डेट याद रखिएगा जो 1930 वाला अभी हम बता रहे थे। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो ये जो है सो हमारे संविधान के बनने की जो है सो अभी तक का गणतंत्र लागू होने तक की कहानी था। कुछ और चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ ऐड पॉइंट इसमें हम करते जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाने की बात किया जाता है। जब हमारा संविधान लागू होता है उस समय में कुछ राष्ट्रीय प्रतीक जो है अपनाया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो देश है भारत, उसका राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। कौन सा है? तिरंगा है। तो संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। और ये कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। तो जब भी पूछे कि हमारा देश जो हमारा देश का जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद हमारा देश जो है मई 1939 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाता है। कॉमनवेल्थ का जो है सो सदस्य बन जाता है, यानी कि स्वतंत्र भारत की सदस्यता का सत्यापन हो जाता है मई 1949 राष्ट्रमंडल। आप लोग को ये चीज़ एक और ध्यान रखना है कि जो भी ब्रिटिश उपनिवेश थे वो सभी जो है सो राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए थे धीरे धीरे करके। लेकिन इस समय तक हम लोग जो है सो संप्रभु देश बन गए थे। उसके बाद आता है 24 जनवरी 1950, गान एवं गीत। इसी समय 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को आधिकारिक रूप से अपना लिया गया था। तो एक चीज़ आप इसको याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि डेट में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम बता रहे हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि जब हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो उस समय में पहले झंडा फहराया जाता है। तो उससे याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो है सो पहले अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज फहरा जाने के बाद ही हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो है सो गाया जाता है। इसलिए आपको ये याद रखना है, कन्फ्यूजन ना हो कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि जब भी गणतंत्र दिवस होता है तो राष्ट्रीय ध्वज जो है सो फहराने के बाद ही हम लोग जो है सो राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत गाते हैं। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग आगे बात कर लेंगे अगले वीडियो में। अब अंतिम बैठक और नए युग का जो उदय होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 24 जनवरी के बारे में हम अभी बात कर रहे थे। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इसी दिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है। ये वो डेट है 24 जनवरी 1950 जिस दिन जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और उसके बाद अंतरिम संसद में परिवर्तन, बाद में भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, वही बाद में भी जो है सो आम चुनाव जब होता है उसके बाद भी राष्ट्रपति बने रहते हैं। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 अभी हम बात कर रहे थे कि प्रथम आम चुनाव हुआ था। उसके बाद नई संसद के गठन तक इस सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तो आप देखते हैं कि जब नई संसद बनती है तब से लेके और शुरू से भारतीय संविधान सभा जो था वही जो है सो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हमारा जो संविधान है लागू होता है और हमारा देश कहलाता है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का आधिकारिक प्रारंभ इस तरह से हो जाता है। तो ये था हमारा संविधान निर्माण की, संविधान का जो लागू होने का वो ऐतिहासिक यात्रा। कुछ चीज़ इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको देखिए। इंटरेस्टिंग ये है कि हाथी, एलिफेंट, हाथी को जो है संविधान सभा द्वारा आधिकारिक प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। उसके बाद ये नाम याद रखिएगा, बसंत कृष्ण वैद, बसंत कृष्ण वैद, इन्होंने मूल संविधान के हिंदी संस्करण, हिंदी जो संस्करण है उसका सुलेखन, सुलेखन को हिंदी में कैलीग्राफी कहा जाता है, जो सुंदर लिखावट होता है, जो सुंदर अक्षरों में लिखा जाता है उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। और हिंदी का जो संस्करण है उसे बसंत कृष्ण वैद के द्वारा लिखा गया है। आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो मूल संविधान है वो टाइपिंग किया हुआ नहीं है, बल्कि क्या किया गया है, लिखित है। संविधान हैंड रिटेन है, मूल संविधान क्या है, हैंड रिटेन, हाथों से लिखा गया है। और हाथों से लिखने का जो काम है वो किन्होंने किया है, वो किए हैं बसंत कृष्ण वैद। उसके बाद देखते हैं शांति निकेतन के जो कलाकार थे नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा, ये मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण किया। नंदलाल बोस ने हिंदी संस्करण को भी अलंकृत किया। इसका अर्थ ये है कि ये लोग जो थे वो डिजाइन तैयार कर रहे थे। तो हमारा संविधान आप मूल प्रति देखेंगे जो कि अभी भारतीय संसद में रखा हुआ है, ये हाथों से लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा संविधान है वो हैंड रिटेन है, ये हिंदी में लिखा हुआ संविधान है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ये जो डिजाइन बना हुआ आप देख रहे हैं ये सब हैंड रिटेन किया हुआ है। ये कहाँ पे है, भारतीय संसद में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा गया है, भारतीय संसद में रखा गया, भारतीय संसद भवन में रखा गया है। और ये खराब न हो इसके लिए इसे जो है हीलियम में सुरक्षित रखा गया है। इसके अंदर जो है सो हीलियम भरा हुआ है ताकि इसे युगों युगों तक जो है सुसंरक्षित रखा जा सके, क्योंकि ये हैंड रिटेन है। अब देखते हैं भारत का जो संविधान लागू हुआ था उसके बाद सिग्नेचर की दौड़ आया था। अभी हम बात कर रहे थे संविधान सभा में टोटल 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किया था। ये आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय संविधान पर सिग्नेचर कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे पहले किन्होंने, जब लिखित हो गया था तो किनके द्वारा जो है सिग्नेचर किया गया था। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान पर जो है सो सिग्नेचर सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले किनके द्वारा सिग्नेचर किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उसके बाद आप दूसरा सिग्नेचर देखेंगे ये जवाहरलाल नेहरू का सिग्नेचर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो हमारे देश की जो संविधान है उसकी ऐतिहासिक गाथा इस वीडियो में आप लोग देख लिए हैं। ये जो आप देख रहे हैं भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइन ये हाथों से बनाया हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हैंड रिटेन लिखा हुआ है, और ये हिंदी में हैंड रिटेन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आज का जो है सो हमारा पॉलिटी का तीसरा क्लास समाप्त होता है, जिसमें हमने अभी बात किया है संविधान सभा और भारत का जो संविधान निर्माण हुआ है उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी दूसरा 2 और वीडियो है वो भी जाके देख लीजिए। बाकी जो भी चीज़ें आपको कमेंट करना है वो कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।